नोवेल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री है उसका तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। जैसे भोजन संग्रह से उत्पाद तक। इससे पहले हम 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। पहला और दूसरा अध्याय दोनों का लिंक यानी दोनों चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप यानी कि आपके ज़रूरत के अनुसार आप देख सकते हैं वीडियो को। और इससे पहले वाला वीडियो उसका थोड़ा ऑडियो खराब हो चुका था, जिसके कारण अगर अभी जो वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो आपको सही मिलेगा। तो आज हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जैसे भोजन संग्रह से उत्पाद तक। तो इसमें देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के भोजन। तो हम देखेंगे सबसे पहला टॉपिक विभिन्न प्रकार के भोजन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या एक जलवायु में एक जगह एक चीज उत्पादन हो सकता है, या कोई फसल है, या मान चलिए कोई जानवर ही है। तो आप देखेंगे मैदानी क्षेत्र में कई फसल जो उगते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र में नहीं उगेंगे। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल यानी बुक में दिया गया है कि एक यानी जैसे धान की अपेक्षा जो धान यानी फसल है वो कहीं पानी थोड़ा ज़्यादा उसमें लगता है उत्पादन करने में, और जो गेहूँ जो है उसके अपेक्षा पानी की मात्रा कम हो लगती है। तो इसी तरह अलग अलग जलवायु में फसलों की और जानवरों की अलग अलग प्रजातियां मिलती है। आप देखेंगे जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में फसलों की अलग प्रजातियां हैं, और पहाड़ी क्षेत्र में फसलों की अलग प्रजातियां हैं। तो मैदानी क्षेत्र में देखेंगे कि गेहूं उपजता है या जो मोटा अनाज है वो उपजता है, तो पहाड़ी क्षेत्र में देखेंगे वो नहीं उपजता है। तो इसी तरह जानवर भी हैं, और जलवायु के अनुसार जानवर और फसल अपने अपने अनुसार वहाँ पे जीवन उनके अनुकूल होना चाहिए और वो रहते हैं। तो देखेंगे खेती पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। तो दुनिया की बदलती जलवायु यानी कि 12,000 साल पहले जो दुनिया की जलवायु में बदलाव हुआ था, दुनिया की जलवायु में 12,000 साल पहले बदलाव हुआ था। तो इससे वनस्पति और पशुओं को भोजन के रूप में यानी कि इस्तेमाल किया जाने लगा। जब जलवायु में बदलाव आया तो उसके बाद वनस्पति और पशुओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल यानी कि खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। तो खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ से मिलती हैं? तो जब वनस्पति और पशु को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने लगे तो लोगों के दिमाग में आया कि आखिर ये भोजन यानी कि वनस्पतियाँ कहाँ से आती है, जानवर कैसे आता है। तो इसके बारे में जानकारियाँ लेने लगे। तो धीरे धीरे खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिलती है। तो इसके बाद जानकारी जो लेने के बाद जो बीज का डंठल से कैसे टूटता है, यानी कि जो वनस्पतियां हैं बीज के डंठल से कैसे टूटता है, और बीजों का अंकुरन तथा पौधों जो पौधे होते हैं वो कैसे निकलते हैं, बीज से यानी कि अंकुरन कैसे होता है और पौधा कैसे निकलता है। इसके बारे में लोगों ने जानकारियां हासिल की कि आखिर डंठल से बीज कैसे निकलता है और उसके बाद अंकुरन कैसे होता है। तो पौधों की सुरक्षा और देखभाल यानी कि पौधों की जो पौधा एक बीज से निकलता था तो उसका सुरक्षा और देखभाल काफी जरूरत था, तभी जाकर वो बड़ा हो सकता था और उसमें दाना आ सकता था। तो धीरे धीरे लोग देखभाल करने के बाद धीरे धीरे लोग कृषक बन गए। इसी तरह पौधे की देखभाल यानी कि जैसे चिड़ियों से उसकी सुरक्षा और जानवरों से उसकी सुरक्षा करने के बाद धीरे धीरे लोग एक ही जगह रहने लगे और कृषक बन गए। इससे घरों के आसपास यानी कि कृषक बन गए। फिर जाके जानवरों के आकर्षित करने का ये तरीका अपनाए, घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर इन्हें पालतू बना लिया। तो लोग थोड़ा यानी कि जैसे ही हमारा सभ्यता धीरे धीरे विकसित होने लगा, उसके बाद लोग पौधों के बारे में जानकारी ली, उसके बाद जानवरों को कैसे पालतू पशु बनाया जाएगा उसके बारे में जानकारी लेने के बाद जानवरों को यानी घर के आसपास घास रख के उसको
नजदीक आने के लिए आकर्षित किया। तो इसी तरह पालतू जानवरों को बनाया गया। घरों के आसपास चारा रख के जानवरों को आकर्षित कर उसे पालतू बनाया। पालतू बनाए जाने वाले पहले जानवर जो थे वो कुत्ते के पूर्वज थे। सबसे पहला जो जानवर था जो जिसे पालतू बनाया गया था वो कुत्तों का पूर्वज था। इसके बाद भेड़, बकरी, सूअर और गाय को भी आकर्षित कर इसे भी पालतू बनाया गया था। जैसे कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि अध्याय 2 में लोग यानी कि जानवर के बारे में, उसके खाना पीना या प्रजनन के बारे में जानकारी लेने के बाद लोग अपने जरूरत के अनुसार उसको पालतू बनाए। अब आगे देखेंगे। ऐसे ऐसे जो जानवर थे वो झुंड में रहते थे। झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। ऐसे जो जानवर थे वो झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। लोग अन्य जंगली जानवरों से सुरक्षा किया करते थे। लोग जो थे इस जानवर को यानी कि लोग अन्य जंगली जानवरों से सुरक्षा किया करते थे। धीरे धीरे लोग पशुपालक भी बन गए। ये जितनी भी प्रक्रिया इसको अपनाने के बाद लोग एक ही जगह रहने लगे, यानी कि एक ही जगह रहने लगे। उसके बाद कृषक बन गए और पशुपालक भी बन गए, पशुओं को भी पालना शुरू किया। अब आगे देखेंगे बचने की प्रक्रिया, यानी कि लोग कैसे बचने की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे हुई। पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया यानी कि बचने की प्रक्रिया माना गया है। मान चलिए बचने की प्रक्रिया, पहले तो लोग खाने की तलाश में, पिछले अध्याय में देखे पढ़े थे कि खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। किस मौसम में कौन सा फल मिलता है और कहाँ पे ये फल मिलेगा, या जानवर की तलाश में, जानवर के शिकार की तलाश में जानवर के पीछे घूमते रहते थे। और जब लोग ये सब जान गए कि कृषक यानी कि वनस्पति को दोबारा उगाया जा सकता है या पशुओं को पालतू बनाया जा सकता है, उसके बाद बचने की प्रक्रिया यानी लोग एक ही जगह लंबे वक्त तक रहने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया बचने की प्रक्रिया माना जाता है। तो सबसे पहला पौधा यानी कि अगर पौधा नहीं उगाते या जानवर को पालतू पशु नहीं बनाते तो शायद आज जो हमारा सभ्यता इतना विकसित हो पाया ये नहीं हो पाता। तो आज जो बचने की प्रक्रिया शुरुआत हुआ था वो 12,000 साल पहले हुआ था। पौधे तथा जानवर अक्सर जंगल के पौधे और जानवर से अलग अलग होते थे। तो जब यानी कि जानवर और पौधे जो लोग कृषक के रूप में वनस्पतियों को उगाना शुरू किया और जाकर जानवर को पालतू बनाया, तो जो जंगली जानवर थे, पौधे थे, वो इन पौधों और जानवरों से अलग हो गए थे। अलग यानी कि इनका हर चीज था। ऐसे जानवर का चयन करते थे जो पालतू बनाने के लिए जो बीमार ना हो, और ऐसे पौधों का चयन जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो। यानी कि ऐसे जानवरों का चयन किया जाता था जो जल्दी बीमार ना हो, और ऐसे पौधों का चयन किया जाता था जो बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो, यानी जिससे बड़ा दाना यानी कि निकलता हो, पैदा होता हो। और प्रजनन के लिए उन्हीं जानवरों का चयन किया जाता था जो अहिंसक होता था। तो जो जानवर था उसी जानवर को प्रजनन के लिए चुना जाता था जो कि अहिंसक हो। और जितने भी जैसे भेड़, बकरी, ये सब अभी भी अहिंसक यानी कि हिंसक नहीं है, ये अहिंसक ही है। क्योंकि ये आप देखेंगे कि भेड़, बकरी, सूअर, ये गाय अभी भी पालतू यानी बनाया जाता है। कई घरों में या हर जगह आपको मिल जाएगा, ये सब पशु पालतू बनाया जाता है। तो ये सब अहिंसक पशु थे जो प्रजनन के लिए भी इन्हें चुना जाता था। पौधे तथा जानवर जंगली पौधे और जानवरों से भिन्न हो गए, जिसके कारण पौधे और जो जंगली जानवर था, जो लोग पौधे उगाते थे या जो पशु को पालते थे, वो पशु और जानवर जंगली पौधे और जानवर से काफी भिन्न हो गया था। अब देखेंगे हम
आगे का टॉपिक एक नवीन जीवन शैली, एक नवीन जीवन शैली के बारे में। तो पौधे बोने के बाद विकसित होने में कुछ महीने और साल लगते हैं। जैसे कि आप अभी भी आसपास या आप देखेंगे या आप खुद करके देख सकते हैं कि पौधे यानी कि बोने के बाद आप कहीं भी जमीन के अंदर बो सकते हैं और उसको यानी कि कई दिन या महीना या साल भी लग जाता है। तो उससे क्या हुआ, नई जीवन शैली की शुरुआत हुआ था। देखभाल के लिए लंबे समय तक एक ही जगह रहना पड़ता था। तो पौधे जो उगाते थे, तो अभी भी यानी कि जो लोग कृषक हैं, तो उनको एक जगह रहना पड़ता है। अगर पौधे बो दिए या कोई भी खेत में फसल लग जाता है, तो उसका देखभाल या बहुत सारे चीज़ यानी कि अभी तो खाद या पेस्टिसाइड दिया दिया जाता है। तो हर चीज़ हर तरह से उसको देखभाल किया जाता है, तब उसके बाद वो पकता है। फिर काटने के बाद हम उसे खाने के रूप में उपयोग करते हैं। तो बीज बोने से लेकर फसल पकने और सिंचाई, खरपतवार, चिड़ियों से सुरक्षा, यानी कि सिर्फ बीज बोने से नहीं हो सकता है। सिर्फ बीज अगर बो देंगे तो अगर उससे यानी सुरक्षा नहीं करेंगे या सिंचाई नहीं करेंगे तो ये पौधा नष्ट हो जाएगा, ये उग नहीं पाएगा। आगे का पॉइंट देखेंगे, अनाज का उपयोग बड़ा भंडार यानी कि बड़ा संभाल के। जो अनाज का उपयोग किया जाता था, काफी संभल के किया जाता था, क्योंकि उस समय तक कृषि का विकास उतना नहीं हो पाया था, जिसके कारण हमें भोजन के रूप में और बीज के रूप में, दोनों ही रूप में अनाज का उपयोग काफी संभल के किया जाना आवश्यक था। नहीं तो अगर यानी कि भोजन के रूप में अगर अनाज का सारा उपयोग भोजन के रूप में ही अगर कर लेंगे तो फिर हमें बीज के लिए नहीं बच सकता था, जिसके कारण काफी संभल के करना पड़ता था। और इसलिए लोग भंडारण की बात सोचे, लोग यानी कि भंडारण के बारे में सोचे कि आखिर अनाज का भंडारण कैसे किया जाए। और इसके लिए बहुत सारे इलाके में मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन और टोकरियां बुनी गई, जो टोकरियां, और जमीन में गड्ढा खोदा गया। तो अनाज का जो भंडारण हुआ था, कुछ तो यानी कि मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बना के उसमें किया गया, फिर टोकरियां बुनी गई। अभी भी आप देखेंगे कई जगह यानी कि मिट्टी के बर्तन में भी टोकरियों में बीज रखा जाता है, भंडारण किया जाता है। और जमीन में गड्ढा खोदकर भी इसका भंडारण किया जाता था। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट, चलते फिरते खाद भंडारण, यानी जानवर चलते फिरते खाद भंडारण। इसे किस लिए कहा गया है कि चलते फिरते खाद भंडारण जानवर है। तो जब जानवर को पालतू पशु बनाया गया था, तो उसके बाद लोग इससे बहुत सारे उत्पाद यानी कि पाने लगे। तो जानवर चलते फिरते भंडारण इसलिए कहा गया क्योंकि इससे हमें दूध भी प्राप्त होता है, और अगर एक जगह से दूसरे जगह हम घूमते हैं तो इससे अन्य उत्पाद भी, जैसे इससे हम मांस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तरह से एक भंडारण हो गया, हम कभी भी इसका इस्तेमाल भोजन के रूप में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, आरंभिक कृषि, आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में पता करेंगे। यानी कि ये अगला टॉपिक है, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले अध्याय 2 में यानी पढ़े थे कि आप एक भारतीय उपमहाद्वीप के चित्र देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे दिया गया है मानचित्र 2 और पृष्ठ नंबर 14। इसमें हम एक चित्र लगा देंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीले वर्ग का यानी नीले वर्ग का एक डायग्राम होगा, उससे पता चल जाएगा आपको कहाँ कहाँ पे पूरा स्थल था। पुरातात्विक विदों को शुरुआती पशुपालक और कृषक होने का साक्ष्य मिला है। तो इसी मानचित्र में, मानचित्र संख्या 2 और पृष्ठ संख्या 14, जो अध्याय 2 है, उसमें आप देखेंगे कि नीले वर्ग का एक जब बॉक्स है, जहाँ पे पुरातात्विक विदों को शुरुआती कृषि कृषक और पशुपालक के साक्ष्य मिले हैं।
भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण जो जगह था पश्चिमोत्तर क्षेत्र यानी कश्मीर, वर्तमान में कश्मीर, पश्चिमोत्तर क्षेत्र वर्तमान में कश्मीर और पूर्वी क्षेत्र दक्षिणी भारत में पाए गए, जो कि पुरातात्विक विदों को कृषक और पशुपालक के रहने का यानी साक्ष्य मिला है। यहाँ पे कृषक और पशुपालक रहते थे, इनकी बस्तियां थी, जैसे कृषक या पशुपालक की बस्तियां यहाँ पर थी या नहीं थी, ये थोड़ा शोध का विषय है और ये वैज्ञानिकों द्वारा अभी पुख्ता सबूत नहीं मिला है, तो इसमें शोध होने के बाद जानकारी हमें मिलेगी। जांचने के लिए यानी वैज्ञानिक जो शोध करते हैं इन चीज़ों के, ये साक्ष्य कहाँ पे मिला है, ये क्या चीज़ कैसे और कौन सी जगह पे मिला है, तो जांचने के लिए खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने उसी के द्वारा वैज्ञानिक पुरातात्विकविद जांचते हैं और पता करते हैं कि किस वर्षों का है और कौन सी जगह का है और ये घटना कब घटी थी, इसी से पता चलता है। अनाज के जले दाने का अवशेष, यानी कि पुरा स्थल में जो ये पुरा स्थल है, यहाँ पे कई पुरा स्थल पे अनाज के जले हुए दाने का अवशेष भी मिला है। अब यहाँ पे ये सबूत नहीं मिल पाया कि ये लोग जानबूझकर किए थे या कोई कारण से अनाज को जलाए थे। इस उपमहाद्वीप में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। इससे हमें पता चलता है कि इस भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। अस्थायी जीवन की ओर लोग बढ़े। अस्थायी जीवन के लिए यानी कि जब कृषक या पशुपालक बन गए तो लोग अस्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगे, जिसमें पुरातात्विक विदों को पूरा स्थल से झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। तो अस्थायी जीवन की ओर जब बढ़े तो पुरातात्विक विदों के द्वारा जब पूरा स्थल पे खुदाई किया गया तो वहाँ पे झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। और ये बुर्ज होम जो कश्मीर में है, यहाँ से जानकारी ज़्यादा मिली है, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। यहाँ पे लोग गर्तवास यानी कि भूमि के अंदर रहते थे और उतरने के लिए सीढ़ियां का इस्तेमाल करते थे। जो बुर्ज होम कश्मीर में वर्तमान में कश्मीर में है, तो इससे यानी कि जमीन यानी गर्तवास में रहते थे, नीचे रहते थे, तो इससे ठंडे के मौसम में सुरक्षा मिलती थी, ठंड से उनको सुरक्षा मिलती थी। और पुरातात्विक विदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर आग जलाने की जगह भी मिली है। जो बुर्ज होम कश्मीर का यानी कि अभी वर्तमान में कश्मीर में है, तो यहाँ पे पुरातात्विक विदों को अंदर यानी झोपड़ी के अंदर और बाहर आग जलाने की जगह भी मिली। इससे पता चलता है कि लोग मौसम के अनुसार अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे। मौसम के अनुसार अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारे पत्थर के औजार जो पूरा पाषाण उपकरणों से भिन्न है। तो कुछ यहाँ पे पत्थर के औजार भी मिले जो कि पूरा पाषाण जो औजार था उससे काफी भिन्न था, तो इसलिए इसे नवपाषाण युग का औजार माना गया है। जो ये उपकरण थे पूरा पाषाण के उपकरणों से कुछ पत्थर के औजार मिले हैं, वो काफी भिन्न थे, जिसके कारण इसे नवपाषाण युग का औजार माना गया है। इसका यानी कि एक चित्र लगा देंगे, वहां पे आप देख सकते हैं कि नवपाषाण युग का औजार कैसे था और पूरा पाषाण युग का औजार में क्या अंतर था। जो नवपाषाण युग का औजार था, जिसका धार काफी पैना होता था यानी काफी तेज होता था, जो नवपाषाण का औजार था उस पर पॉलिश चढ़ा होता था। तो हमारा सभ्यता जैसे जैसे विकसित होने लगा, हर चीज में वो बदलाव धीरे धीरे आने लगा। पहले पत्थर की औजार बनने लगा, फिर जाकर उसके बाद धातुओं का औजार बनने लगा और उसमें कई सारे विभिन्न प्रकार की
बदलाव भी होने लगे समय के अनुसार। आगे देखेंगे, ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता था। जो ओखली मूसल अभी भी वर्तमान में कई घर में आपको मिलेगा, तो इसका इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए किया जाता था। और ये सबसे पहले अनाज पीसने का सबसे बड़ा स्रोत होता था। नवपाषाण युग में, जैसे नवपाषाण युग के पुरास्थल से मिट्टी के बर्तन का अलंकरण, जो नवपाषाण युग का जो बर्तन मिला है, मिट्टी का जो बर्तन मिला है, उस पे कई बर्तन पे अलंकरण यानी अलंकरण चित्रांकन किया गया है। तो बर्तन का उपयोग अनाज रखने के लिए किया जाता होगा। और गेहूं, चावल, दलहन जैसे अनाज आहार का मुख्य हिस्सा बन गया था। जो बर्तन का मिट्टी का बर्तन होता था, वो अनाज रखने के लिए उपयोग किया जाता होगा। और गेहूं, चावल, दलहन जैसे जो मुख्य फसल था, इस समय तक आहार का मुख्य हिस्सा बन गया था। अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, और इसके लिए बाद में कपास के पौधे भी उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन, यानी कि ये परिवर्तन एक ही साथ हो रहा था कई जगह पर? ऐसा नहीं था। ये परिवर्तन अलग अलग जगह में, अलग अलग समय में कई तरह से हो रहा था। कहीं पे कुछ खाद्य संग्राहक थे लोग, कुछ पशुपालक थे, कुछ अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे। तो इस तरह धीरे धीरे हमारे सभ्यता में बदलाव होने लगे। अब देखेंगे आगे का टॉपिक, अन्य रीति रिवाज। पुरातात्विक भी यानी पुख्ता नहीं कर सकते हैं कि ऐसे किसानों का अध्ययन किए हैं जो प्रायः पशुपालक और कृषक थे, जिन्हें जनजाति कहते हैं। पुरातात्विक विदों को कुछ स्रोत मिला है, साक्ष्य मिला है, जो कि कृषक और पशुपालक उनको माना गया है, लेकिन पुख्ता ये सबूत नहीं है। ऐसे लोग रीति रिवाज को मानते थे जो पहले से परिचित था। ये लोग ऐसे रीति रिवाज को मानते थे जो पहले से परिचित था। और जनजाति लोग जो थे, इनका संस्कृति काफी अलग होता था। आप एक यानी कि डायग्राम में लिख सकते हैं अलग से। तो जनजाति लोगों का जो जीवन था काफी अलग था। और इसका यानी कृषि के लिए भी, ये कृषि में भी हाथ बैठाते थे, पशुपालक थे, कृषक थे, और ये सारे मिलजुल कर ये सारे काम करते थे। जो महिलाएं थी, घरों में रहकर कृषि के काम संभालती थी। जो पुरुष थे, वो बाहर में जाकर पशुपालन यानी कि बाहर के जो काम करते थे, शिकारी थे या कहीं बाहर के जो भी काम था वो करते थे। बच्चे, जो फसल का उत्पादन होता था यानी कि फसल बोया जाता था, उसको देखभाल करने के लिए बच्चे यानी रहते थे। और कई सारे काम दोनों मिलके, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे। और उसके बाद इस यानी कि जनजाति में जो विद्वान लोग थे, यानी कि जो वृद्ध लोग थे या जो अनुभवी लोग थे, उनको पुरोहित या एक यानी कि जो सरदार पहले के, यानी कि देखेंगे राजा महाराजा के समय में भी यानी कि चुना, अभी भी कई ट्राइबल में देखेंगे कि सरदार को चुना जाता है। तो जो विद्वान थे या यानी कि वृद्ध थे, अनुभवी थे, उनको पुरोहित के रूप में चुन लिया जाता था। और प्रायः स्त्रियों को, जो अनुभवी थे या जो अच्छे ज्ञानी थे, उनको उपहार दिया जाता था। ये लोग अपने संस्कृति में काफी अच्छे थे और अपनी संस्कृति को काफी अभी तक बचा के इन्होंने रखा है। कई जगह आप देख सकते हैं कि जो ट्राइबल एरिया है, अभी भी उनका संस्कृति काफी मजबूत है। तो इनका जो खाने पीने का पैसा था, या ये जो लोग रहते थे, ये अपने संस्कृति के साथ अच्छी तरह से जीते थे। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, सूक्ष्म निरीक्षण यानी मेहरगढ़ का सूक्ष्म निरीक्षण। तो यहाँ पे मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु के बारे में जानेंगे, वहाँ की जो प्रथा थी, क्या प्रचलित थी, और उसका निरीक्षण करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं।
ईरान जाने वाले बुलंद दर्रे जो हरा भरा समतल जगह है, यहीं पे यानी मेहरगढ़ है। आप देखेंगे यानी कि चित्र संख्या यानी अध्याय 2 में पृष्ठ नंबर 14 पर जो मैप दिया गया है, वहीं पे आप देखेंगे मैप में मेहरगढ़ के बारे में भी दिखाया गया है। तो संभवतः यही जगह है जो कि ईरान जाने वाले बुलंद दर्रा जो है और हरा भरा जो समतल स्थल है, वही संभवतः यानी मेहरगढ़ है जो बताया गया है। और यहाँ पे स्त्री पुरुष सबसे पहले गेहूं, जौ और भेड़ बकरी को पालना शुरू किया। यहाँ पे जो स्त्री पुरुष थे वो सबसे पहले जो फसल उगाए थे, गेहूं, जौ और जो पशु था जिसको पालना सीखे थे, भेड़ और बकरी, ये दो पशु थे। और गेहूं जो जो फसल था, गेहूं और जौ। पहले स्तर की यहाँ पे दो तरह यानी कि दो स्तर में खुदाई की गई है। मेहरगढ़ का जो किला है, मेहरगढ़ का जो पुरास्थल है, तो इसमें जहाँ पे मेहरगढ़ के यानी कि पुरास्थल से जो जो चीज कहाँ से मिला है, एक डायग्राम यानी कि फोटो दिखा रहे, एक डायग्राम सेट कर देंगे, वो आप उसमें फोटो देख सकते हैं। तो कहाँ से क्या चीज मिला है, कौन सी पुरास्थल से क्या क्या चीज मिला है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहले स्तर की खुदाई में जो मेहरगढ़ का पुरास्थल था, इसमें पहले स्तर की खुदाई में विभिन्न जानवर की हड्डियां मिली है, जिसमें से हिरन, सुअर और ये सारे जंगली जानवर थे, जो कि पहले स्तर की खुदाई में इनकी हड्डियां मिली है। और दूसरे स्तर की खुदाई में भेड़ बकरी की हड्डियां मिली है। दो स्तर की खुदाई हुई थी मेहरगढ़ में, जहाँ पे ये पहले स्तर में हिरन, सुअर जैसे जंगली जानवर की हड्डियां मिली, और दूसरे स्तर की खुदाई में भेड़ बकरी जैसे जानवर की हड्डियां मिली है। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घर के अवशेष भी मिले हैं। जो मेहरगढ़ वास्तव है उसमें खुदाई के बाद चौकोर चौकोर और आयताकार घर का भी अवशेष मिला है। घर में 4 कमरे या उससे अधिक कमरा होगा। तो घर में यानी कि 4 कमरे या उससे अधिक कई कमरे थे। तो संभवतः इसमें कुछ कमरों का इस्तेमाल भंडारण के लिए किया जाता होगा, और इसका इस्तेमाल भंडारण के रूप में भी किया जाता था। तो घर में 4 कमरा या उससे ज्यादा कमरा मिला है जो मेहरगढ़ का पुरास्थल है, वहां से। इसमें मृत्यु के बाद जीवन के बारे में बताया गया है कि मृत्यु के बाद भी यहाँ पे यानी कि जीवन है। और इस यहाँ के लोगों की मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो इसीलिए कई कब्र यहाँ पे मिले हैं। तो जिसमें कुछ कब्र प्रमुख था, जैसे मृतक के कब्रों में रखा गया सामान, यानी कि यहाँ पे मेहरगढ़ जो था, यहाँ पे जो जिसका भी मृत्यु हो जाता था, यहाँ पे दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। इसलिए मृतक के कब्रों में यानी कि मृतक के जो परिजन होते थे, उनके सम्मान में, उनके जगह यानी सम्मान में उनके कब्र में कई सारे सामान जो उनके द्वारा यानी कि मृतक के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, या उसका जो प्यारा वस्तु था वो रखा जाता था। तो एक कब्र में ऐसा भी मिला है कि जो रोचक बात है, अभी के समय में एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। आप उस यानी कि मैप यानी फोटो देख सकते हैं, आप उसमें हम लगा देंगे फोटो, और उसमें आप देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। कहाँ, जो मेहरगढ़ का पुरास्थल था, वहाँ पे एक कब्र मिला है, उसमें मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया। इससे संभवतः इसे ये पता लगता है कि जो वहाँ के लोग थे या जो इनके मृतक जो परिजन थे, इनको लगता होगा, इनको जैसे लगता है कि यहाँ के लोग परलोक यानी कि मृत्यु के बाद भी जीवन मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। और संभवतः मृतक के परलोक में खाने के लिए यानी कि बकरी को जो दफनाया गया है,
संभवतः वहाँ के लोग ये मानते होंगे कि इनको परलोक में खाने के लिए एक व्यवस्था है और ये परलोक में जब जाएंगे तो इनको यानी बकरी को खाया जाएगा, बकरी को खाएंगे। अब हम आगे देखेंगे दार्जिलिंग हैंडिंग, यानी कि जो चीन और म्यांमार जाने वाली ब्रह्मपुत्र एक पहाड़ी है, वहीं पे ये पूरा स्थल है दार्जिलिंग हैंडिंग। यहाँ पे खरल और मूसल जैसे पत्थर के उपकरण मिले हैं। यहाँ पे खरल और मूसल जैसे पत्थर के उपकरण मिले हैं। जो ये दार्जिलिंग और हैंडिंग जो पूरा स्थल है, ये पूर्वोत्तर भारत में आप देखेंगे चीन और म्यांमार जाने वाले जो रास्ता है ब्रह्मपुत्र के एक पहाड़ी वहीं पे है। लगता है कि लोग भोजन की तलाश में, यानी कि यहाँ पे खरल मूसल जैसे पत्थर मिले हैं और ये कहाँ पे मिला है, चीन और म्यांमार जाने वाले ब्रह्मपुत्र की जो पहाड़ी है वहीं के पूरा स्थल से मिला है। लगता है यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। यहाँ पे जेराइट पत्थर भी मिला है जो चीन से आया होगा, यानी कि ये जो पत्थर मिला है चीन से आया होगा ये पत्थर, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है जो ये पत्थर चीन से आया होगा। पूरा स्थल से कस्टसियम औजार और बर्तन भी मिले हैं, जो एक तरह का औजार था और ये कास्टसियम जो इसी से बना हुआ औजार और बर्तन मिला है जो कि काफी मजबूत होता था। तो ये पूरा स्थल कहाँ पे है, दार्जिलिंग हैंडिंग, जो चीन और म्यांमार जाने वाली रास्ता है ब्रह्मपुत्र की एक पहाड़ी है, वहीं पे जब वो खुदाई हुआ था वहीं के पूरा स्थल से ये सारी चीज प्राप्त हुआ है। तो आज का अध्याय यहीं पे समाप्त हो गया और इससे पहले भी जो 2 अध्याय करा चुके हैं, आप वहाँ पे वीडियो के नीचे यानी डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, लिंक दे देंगे। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कराए हुए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और लाइक सब्सक्राइब करेंगे।